नवंबर 11, 2020 को बार्सिलोना के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। एंड ये क्यों? रीज़न बीइंग बार्सिलोना बैंक्रप्सी में जाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये बैंक्रप्सी सच में हो सकती है, अगर ये होती है तो क्या सिनारियो होगा बार्सिलोना का, एंड क्या बार्सिलोना सरवाइव कर पाएगी इसके बाद, या फिर क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेगी फुटबॉल वर्ल्ड में। सबसे पहले तो भाई तुम सबको बिलेटेड दिवाली की विशेष, तुम सबको भाई न्यू ईयर की विशेष जिनका न्यू ईयर है आज। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम बात करने वाले हैं वो है FC बार्सिलोना के बैंक्रप्सी इशू के बारे में। तो मैं तुमको एक बार इशू समझा देता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो बार्टेमेउ जिसने अक्टूबर में अभी रिजाइन किया है, उसने और उसकी बोर्ड ने बार्सिलोना के फाइनेंसेस को बहुत बुरे तरीके से मैनेज किया। ये चीज़ तुमको तब अच्छे से समझ में आती है जब तुम ये चीज़ ध्यान देते हो कि बार्सिलोना वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पर प्लेयर सैलरी पे करने वाला क्लब है। एट एन एवरेज बार्सिलोना हर एक प्लेयर को 11 मिलियन पे करता है सैलरीज। हाँ, तुम बोल सकते हो इसमें मेसी की सैलरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, या फिर काफ़ी सारे और फैक्टर्स है जो इंक्लूडेड है। बट इवन आफ्टर दैट, ठीक है, 11 मिलियन फॉर एवरी प्लेयर, एंड इसमें तुम्हारे यूथ प्लेयर्स एंड रिजर्व्स तक इंक्लूडेड है टीम के, इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। 69% ऑफ बार्सिलोनाज रेवेन्यू, मतलब अगर बार्सिलोना 100 मिलियन कमाता है फॉर एग्जांपल, तो 69 मिलियन सिर्फ वो सैलरीज में पे करता है। बाकी सारे एक्सपेंसेस अलग, एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग कैंप नो उनका, म्यूजियम मेंटेन करना उनका, ट्रांसफर्स का पैसा, उनका सैलरीज का पैसा, सब कुछ उनके नॉर्मल नॉन प्ले स्पोर्टिंग स्टाफ की सैलरीज का पैसा, बोर्ड का पैसा, सब छोड़कर सिर्फ 69% वो सैलरीज में प्लेयर्स को पे करता है। अब एक चीज़ हमको समझनी ये पड़ेगी कि बार्सिलोना के पास पैसे की कमी नहीं है। बार्सिलोना को कभी ये सीन नहीं था कि उनके पास रेवेन्यूज़ नहीं था। एक्सेप्शनली इसका एग्जैक्टली उल्टा है। 2018-19 सीजन के एंड में जो स्टेटिस्टिक्स आए थे उसमें बार्सिलोना वर द हाईएस्ट अर्निंग क्लब इन द वर्ल्ड, एंड उन्होंने 800 मिलियन यूरोस का मार्क पहली बार क्रॉस किया, एंड 840.8 मिलियन यूरोस उनने अर्न किए थे उस साल। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी। कोई भी क्लब इतना अर्न नहीं करता है एट द मोमेंट। अब इसमें लेकिन इशू क्या है, इसमें इशू क्या आया ये हमको समझना पड़ेगा। ये फाइनेंसेस, ये चीज़ें जो नॉर्मल कंडीशंस में बहुत ठीक है बार्सिलोना के लिए, 69% वो पे कर सकता है अपने प्लेयर्स को, ब्ला 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 ब्ला। तुम बोल सकते हो कि मेसी के ऐड होने की वजह से ये सैलरी बहुत ज़्यादा लग रही है। बट इवन आफ्टर दैट ये चीज़ एक बार सोच के देखो कि जब से क्लोज डाउन हुआ है, ठीक है, बार्सिलोना का स्टेडियम कैंप नाउ कम्प्लीटली क्लोज्ड है, ऑलराइट, बट अभी भी उनको उस पर एक्सपेंसेस देने हैं, उनको अपनी स्टाफ को पे करना है, उनको प्लेयर्स को पे करना है, उनको बोर्ड को पे करना है। मोर ओवर बार्सिलोना अपने म्यूजियम से भी बहुत पैसे कमाता है। देयर इज समथिंग नोन एज अ बार्सिलोना म्यूजियम जो कैंप नाउ के पास में, या कैंप नाउ के अंदर ही है, जिसमें आपको बार्सिलोना की ट्रॉफीज, प्लेयर्स की पिक्चर्स, आइकॉनिक मोमेंट्स की जर्सीज एंड एवरीथिंग रहती है। ठीक है, उस म्यूजियम से बार्सिलोना हर साल ऑलमोस्ट 58 मिलियन यूरोस कमाता है। एंड उसके सिवाय कैंप नो टूर से जो पैसा कमाता है, और उसके सिवाय जो शॉप से अपने पैसे कमाता है ऑफिशियल चीज़ें बेचकर, वो सारे पैसे कंप्लीटली ज़ीरो हो चुके हैं। बस एक चीज़ बताने के लिए तुमको कि बार्सिलोना का म्यूजियम कितना फेमस है, स्पेन में 3rd मोस्ट विजिटेड म्यूजियम इज़ द बार्सिलोना म्यूजियम। अब यार देखो, यहाँ पर एक और चीज़ है जिसने इस सिचुएशन में, या जो सिचुएशन में अभी बार्सिलोना है जहाँ पर वो बैंकरप्ट हो सकती है, इसमें कंट्रीब्यूट किया है, वो है उनके अनप्लान्ड और पैनिक बाइज। क्यों? 120 मिलियन फॉर ग्रीजमैन, ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट फॉर कुटिन्यो, एंड सिमिलर अमाउंट फॉर डेम्बेले। भाई देखो, ग्रीजमैन, कुटिन्यो, डेम्बेले के साइनिंग्स के लिए इतना ज़्यादा पैसा, क्रेजी अमाउंट ऑफ सैलरी जिसके बारे में हमने बात की अभी, एंड इन सब चीज़ों के ऊपर बार्सिलोना के ऊपर एक बहुत बड़ा डेप्थ है एट द पर्टिकुलर टाइम। एट द मोमेंट बार्सिलोना पे ऑलमोस्ट 700 मिलियन यूरोस का डेप्ट है, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। ये 700 मिलियन के डेप्ट पर बार्सिलोना आर ऑल्सो पेइंग इंटरेस्ट।
उसके ऊपर से प्लेयर्स की सैलरीज। एट द मोमेंट बार्सिलोना एंड उनके प्लेयर्स एक टॉक में है, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व कि भाई तुम्हारी सैलरी हम कम करेंगे 70% 60%, डिक्लाइन करेंगे सैलरी, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है बट डिक्लाइन करेंगे सैलरीज, ये बोल रहा है बोर्ड, ठीक है। बट हमको ये भी याद रखना चाहिए कि बार्सिलोना प्लेयर्स ऑलरेडी मार्च से अपनी सैलरीज 70% कम लिए जा रहे, तो क्या बार्सिलोना प्लेयर्स एंड बोर्ड अग्री करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत टफ होगा बोलना। मूविंग ऑन, करेंटली बार्सिलोना क्या कर रहा है इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए? तो भाई बार्सिलोना ऑब्वियसली इस टाइम पे प्लेयर्स को ऑफलोड किया उनने, ठीक है, उनने सुआरेस को छोड़ा क्योंकि सैलरी ज़्यादा थी, उनने राकिटिच को बेच दिया क्योंकि सैलरी ज़्यादा थी, विडाल को बेच दिया। 3 बिग नेम प्लेयर्स बोल सकते हो तुम इनको, ठीक है। 3 बिग नेम प्लेयर्स को बेचने के बाद भी बार्सिलोना अभी भी बहुत पैसे पे कर रहा है अपने प्लेयर्स को। बट भाई एट सच एक्सेप्शनल टाइम्स क्या तुम सर्जिनियो डेस्ट को साइन करोगे? क्या तुम ट्रेनकाओ को साइन करोगे? एंड उसके बाद उन्होंने पियानिच को भी साइन किया फॉर अराउंड 50-60 मिलियन, समवेयर अराउंड दैट अमाउंट ऑफ मनी। तो यार देखो, इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने कोमैन को साइन किया। ऑब्वियसली कोमैन को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, ऑब्वियसली उन्होंने कीके सैटियन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो एक अग्रीमेंट रीच किया होगा, उसको काफ़ी बड़ा अमाउंट पे किया होगा। वहीं अगर हम उनके मेन कंपिटिटर्स की बात करें एज इन रियल मैड्रिड, तो उनने प्लेयर्स को साइन नहीं किया, उनने किसी भी प्लेयर को साइन नहीं किया एंड उनने प्लेयर्स को ऑफलोड तक किया। आप देख सकते हैं उनने बेल को ऑफलोड किया, ठीक है, जो ऑब्वियसली टॉटनहम उसकी सैलरी भी पे कर रही है। उनने रेगियन को ऑफलोड किया, सैलरी मिल वो पूरा पे करेंगे, पैसे भी मिल गए इनको। उनने हकीमी को ऑफलोड किया इंटर को, ठीक है। उसके सिवाय उनने और भी प्लेयर्स को बेचा है, ठीक है, यू नो अबाउट इट। हेमेस रोड्रिगेज को ऑफलोड किया। एंड ये क्यों भाई? देखो, तुम्हारे लोग बोल रहे लामासिया से कोई नया प्रोडक्ट नहीं आया, बट फाटी को देखो, रिकी पुइक को देखो, पेड्री को देखो, इनका परफॉर्मेंस देखकर हमको ये तो समझ में आ रहा है कम से कम कि भाई लामासिया अभी तक डेड नहीं हुई है। लामासिया आज भी स्ट्रांग है, लामासिया के प्लेयर्स आज भी कुछ भी कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। एक्सेप्शनल टैलेंट्स है वो। और भाई सबसे मेन चीज़ है भाई, एक्सेप्शनल टाइम्स कॉल्स फॉर एक्सेप्शनल मेजर्स। और प्लेयर साइन करोगे और वेज बिल बढ़ेगा और तुम पे इशू आएगा। अब बार्टोमेओ के छोड़ने के बाद से कार्लस टुस्केस करके एक बंदे ने होल्ड ऑन किया है रेन बार्सिलोना का एज एन इंटरिम हेड, तुम बोल सकते हो। और इस बंदे के पास काफ़ी सारे इश्यूज है जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किए। तो अब क्या होगा, बार्सिलोना क्या करेगी, इसके बारे में ज़रा से डिस्कस करते हैं। बार्सिलोना एट द मोमेंट 300 मिलियन के मॉनेटरी लॉसेस में है, ठीक है। एंड इस 300 मिलियन के मॉनेटरी लॉसेस को कवर करने के लिए एक सैलरी एडजस्टमेंट प्रपोज किया है इस बंदे ने ऑफ 191 मिलियन, ठीक है। एंड इसके लिए बार्सिलोना के प्लेयर्स से और बोर्ड के बीच में अग्रीमेंट रीच होनी चाहिए थी, जिसका इनिशियल फाइनल डेट था 11 नवंबर, जो ऑब्वियसली चला गया एंड अग्रीमेंट नहीं रीच हुई। तो सब लोगों ने अपने आप को टाइम दिया, बोर्ड ने एंड इनने। एंड नेक्स्ट डेट जो है इस फाइनल अग्रीमेंट की इस 23 ऑफ नवंबर। मतलब अगर 23 ऑफ नवंबर तक ये अग्रीमेंट रीच नहीं हुआ तो बार्सिलोना एक बहुत बड़े ट्रबल में होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अग्रीमेंट रीच नहीं होता है तो क्या हो सकता है, बार्सिलोना के लिए बैंकरप्सी कैसी होगी, क्या हो सकता है बैंकरप्सी में। तो बैंकरप्सी की सिचुएशन में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फुटबॉल क्लब बार्सिलोना बैंकरप्सी की सिचुएशन में जाने का चांस बहुत कम है। एंड अगर चला भी गया तो ऐसा नहीं होगा कि बार्सिलोना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बिकॉज देखो, तुम रेंजर्स का एग्जांपल देख सकते हो जो कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो गया था, फिर वो लोग 3rd डिवीजन में गए, उनने अपने पूरे एसेट्स नए नाम से लिए, सेम स्टेडियम सेम सब कुछ, एंड उनने वापस शुरू किया 3rd डिवीजन से क्लाइंब करते हुए, वापस उनने अपने 1st डिवीजन में आ गए। आज वो टाइटल के लिए टॉप पे है लीग पे। ऑल्दो उनका एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ, बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ, एंड उनने वापस क्लाइंब किया धीरे 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 अप टू द टॉप जहाँ पर आज वो है। बट क्या बार्सिलोना के साथ ये हो सकता है? क्या बैंक बार्सिलोना की सारी प्रॉपर्टीज एंड वो सब चीज़ें बेच सकती है? बिकॉज बार्सिलोना एक नॉर्मल क्लब की तरह नहीं है। बार्सिलोना एक सोसियोज वाला क्लब है, मतलब हर एक मेंबर जो क्लब में है वो क्लब को ओन करता है, एंड उस क्लब को बेचना वुड बी वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल। BR फुटबॉल के एक एनालिस्ट का ये कहना था इस सिचुएशन के बारे में। उन्होंने कहा कि बार्सिलोना जैसे फुटबॉल क्लब्स कभी बंद नहीं होते,
या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कई बार बैंकरप्ट ज़रूर होते हैं, बट वो एक नई कंपनी या फिर एक नया एंटिटी बनाकर फिर से कंटिन्यू करने लग जाते हैं उसी सेम नाम और उसी सेम आइडेंटिटी के साथ। इसके लिए हम जैसे कि फियोरेंटीना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बार्सिलोना का जो रेवेन्यू है वो 6 गुना राइज हुआ है 2003 से। तो अगर वो 80% अपना रेवेन्यू भी लूज़ कर देते हैं तो उससे उनका क्लब ख़त्म नहीं हो जाएगा, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टेट में पहुँचेंगे जिस स्टेट में वो 2003 में थे। एंड 2003 में भी वो एक काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़ा क्लब था। तो इन सिंपल वर्ड्स, एक रेस्टोरेंट की तरह नहीं होता यहाँ कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप बंद हो जाते हैं। रैदर इट वर्क्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सो एट द एंड द ओनली थिंग वी कैन से कि भाई बार्सिलोना एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में है, एंड अगर इस सिचुएशन को ढंग से नहीं कंट्रोल किया गया तो बार्सिलोना सेम फेट से मैच कर सकती जिस फेट से एसी मिलान ने मैच किया था, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम हियर ऑल द वे टू हियर। एंड एज अ फुटबॉल फैन, एज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल गेम, मैं नहीं चाहूँगा कि ये हो एक बार्सिलोना जैसे लेजेंडरी एंड इम्पॉर्टेंट क्लब के लिए, क्योंकि बार्सिलोना एक बहुत हिस्टोरिक क्लब है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लब है, एंड आई रियली होप कि ऐसा ना हो। तो चलो, आई थिंक दैट वाज मच फॉर द डिस्कशन, दैट वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय।